12 चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आज हमने लास्ट कल तक हमने पढ़ा था जी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है फिश का। अब उससे आगे आज हमने स्टार्ट करना है कि जो सर्कुलेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन का क्या सिस्टम है फिशेस के अंदर, तो उसके मतलब आज हम बात करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जी आप देखते जाएंगे ये मुख्तलिफ ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, कि कौन सी फिश को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस डेप्थ के ऊपर वो फिश रहती है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ की तरफ जाते जाते हैं तो आप ये देखें कि मुख्तलिफ फिशेज हैं और उनकी रिक्वायरमेंट कम से कम होती है, क्योंकि जितना नीचे जाते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन लेवल डेप्थ के हिसाब से भी चेंज होता है और टेम्परेचर के हिसाब से भी, कि जितना टेम्परेचर कम होता है उसमें ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से ज्यादा होती जाती है। तो आप ये देखें जैसे जैसे टेम्परेचर हायर होता जाता है मीन कि वहां पे ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और फिशेस का वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देखें जहाँ से आप बात करते हैं वो नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की, वो वहां पे ऐसे है कि बर्फ ऊपर ऊपर तो बर्फ है, अगर नीचे पानी ठंडा पानी है और ठंडे पानी में बेज तहाशा किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं और इस वजह से वहाँ पे फिशेज भी पाई जाती हैं। और आप देखेंगे ये गर्म समुद्रों की निस्बत ठंडे समुद्रों में पानी जो है फिशेज ज़्यादा है, तो ये इसकी अडेप्टेशन है। आगे इसके अलावा ओवरऑल हम लगाएंगे कि कितनी एक परसेंट ऐसे हैं कि आप कह लें कि कितने एक परसेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि आप कहें कि जी जो कितनी एक ऑक्सीजन इनको अवेलेबल होती है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो तकरीबन कह लें कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के मुकाबले में सिर्फ कह लें कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर में सिर्फ 2.5% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। इसलिए जो है फिशेज को पानी के अंदर चूंकि ऑक्सीजन कम होती है हवा की निस्बत, इसलिए फिशेज को बार बार पानी जो है अपने माउथ से गुजारना पड़ता है। ठीक है, और गुजारना पड़ता है और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन उसमें से ट्रैप करती हैं, कि ऑक्सीजन उसकी बॉडी में से गुजरता है, गुजरने के बाद अल्टीमेटली उसके गिल से बाहर निकल जाता है पानी, और इस तरीके से फूड भी ट्रैप होती है और प्लस जो है ऑक्सीजन जो है वो गिल्स की सरफेस पे आके वहां पे जो है अब्जॉर्ब होती है और अल्टीमेटली फिर पूरी बॉडी में मूव करती है। तो इस मकसद के लिए जो है आप अगर देखें तो इंसेक्ट के दोनों साइडों पे ये फिशेस की दोनों साइड में ये फिश है ना, अब ये देखें फिश की दोनों साइडों पे 1 2 3 4 चार आर्चेस, गिल आर्चेस एक तरफ है, चार गिल आर्च एक तरफ है। ठीक है, ये और ये इनमें आगे मजीद जो है एक गिल आर्च के अंदर मजीद आगे जो है 2 रोज आप गिल फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये देखें ना, आपको एक रोज और ये दूसरी रोज, ये क्या है 2 रोज हैं और इनके ऊपर बेशुमार जो गिल्स फिलामेंट्स पे बनी हुई है। और इन ये फिलामेंट्स किस पे बने हुए हैं, आगे लमीला पे, वो आगे आपको चल के इसकी जो डिटेल दिखाते हैं वो डिटेल क्या है। ये देखें कि कुछ शार्ट में आगे में अडेप्टेशन है, यानी कि पानी को फ्लो को अपनी बॉडी में बार बार फ्लो को मेंटेन करने के लिए कि पानी जाता रहे और बाहर निकलता रहे जाता रहे और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब होती रहे बॉडी के अंदर, उस मकासद के लिए जो 4 किस्म के आपकी बुक्स में भी लिखा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर फ्लो में आप देखें तो आपकी बुक्स में भी लिखा है कि 4 किस्म के मैकेनिज्म हैं। उसमें से सबसे पहले जो है वो बल्कल पंपिंग या आपकी किताब में लिखा हुआ है मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म। ये उसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी है आप देखें इस तरफ, ये जो बक्कल कैविटी है और इसके बाद ये जो फेरेंक्स की कैविटी है ये वाली, ये बक्कल कैविटी और इसके साथ ये फेरेंक्स की कैविटी, इसकी दोनों साइडों पे ये मसल होते हैं। ये देखें मसल स्ट्रेच करते हैं तो बाहर की तरफ मूव करते हैं, जब रिलैक्स करते हैं तो ये इनवर्ड मूव करते हैं। जब मसल मूव करते हैं बक्कल कैविटी के और फेरेंक्स के दोनों के मसल जब बार बार मूव करते हैं कभी बाहर कभी अंदर, जस्ट लाइक हमारी जो रिब्स के या हमारी चेस्ट के, तो क्या होता है कि लंग्स हवा अंदर आती है हवा बाहर जाती है। तो इस तरीके से जो फिशेज हैं वो तो पानी में रहती हैं, तो इसकी मसल की कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की अल्टरनेट की वजह से क्या होता है कि पानी इनकी बार बार बॉडी के अंदर जाता है और जब ये इनवर्ड मूव करते हैं रिलैक्स करते हैं तो ये पानी
गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जब ये स्ट्रेच होते हैं तो ये देखें पानी बाहर से, ओशन से, समंदर से फ्रेश वाटर जो भी है वो इसकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं। जब जो रिलैक्स करते हैं तो पानी बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है इसका सिस्टम है इसकी बॉडी के अंदर। एक सिस्टम तो ये है, इस तरीके से जो है कंटिन्यूसली जो है वो इसकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी जाता रहता है। दूसरा मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं रैम वेंटिलेशन। रैम वेंटिलेशन क्या है कि कुछ फिशेस के हमा वक्त माउथ खुले रहते हैं, ठीक है। हमा वक्त माउथ खुले रहने से क्या होता है कि कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर जो है पानी जो है वो जाता रहता है। जैसे इसमें अलास्मो ब्रांच, ये शार्क्स वगैरह या बोनी फिशेज जैसे टोना वगैरह, ये कई सारी ऐसे फिशेज हैं कि ये हर वक्त अपना मुंह खुला रखते हैं। और मुंह खुला रखने से क्या होता है कि पानी कंटिन्यूसली आता है और बाहर मूव करता रहता है, आता है और बाहर मूव करता रहता है। जैसे, और ये आपको पता है कि इंसेक्ट ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे इलास्मो ब्रांच का, जैसे शार्क का हमने पढ़ा था कि ये रुकती नहीं है, ये मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। मूव ना करे तो ये सिंक कर जाती है, इसलिए इसको मूव करना पड़ता है। जब मूव करती है और ये पानी के अक्रॉस का मूव करती है तो पानी कंटिन्यूसली इसके मुंह खुला है तो एक तरफ से दाखिल हो रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मसल नहीं होते, ये इस तरह के ये जो मसल हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करते जितना कि अच्छा जो अभी हमने पिछले में पढ़ा कि मस्कुलर पंपिंग ऑर्गेनिज्म, वो पहला मैकेनिज्म। एक तो है कि मसल की वजह से पानी आए और फिर बाहर निकले, और दूसरा ये है कि माउथ खुला रखे। और माउथ खुला रखने से वो ऑर्गेनिज्म क्योंकि मूव भी करते हैं, ये स्टॉप नहीं करते, इस वजह से पानी के जब अक्रॉस आप मूव करें तो क्या होता है कि वो पानी इनवर्ड मूव करता है और बाहर दूसरी तरफ से। इसमें इस लिहाज से इसके लिए मसल तो नहीं होते जिस तरीके से अभी हमने पिछले तरीके में पढ़े। ये दूसरा मैकेनिज्म है। तीसरा मैकेनिज्म ये है कि इनके अंदर जो है एक्सटर्नल फ्लैप्स होते हैं। ये वो अभी रैम वेंटिलेशन पे दिखाया गया, ये शार्क्स के अंदर दिखाया गया कि कंटिन्यूसली इनका माउथ खुला रहता है, पानी एंटर होता है दूसरी तरफ से निकल जाता है, एंटर होता है दूसरी तरफ से। इस मैकेनिज्म को हम रैम वेंटिलेशन कहते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर हो, ठीक है। फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर कैसे होंगे कि यहाँ पे गिल आर्चेस पाई जाती है, ठीक है। और गिल आर्चेस में क्या होता है कि वाटर जो है ब्लड की मूवमेंट के अक्रॉस मूव करता है, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में ये देखेंगे गिल आर्चेस, ठीक है। पानी इनके अक्रॉस मूव करता है, ये इस तरीके से होती है और इनके अक्रॉस जब मूव करते हैं और इस तरीके से जो है वो पानी जो है एक दफा माउथ कैविटी बंद होती है और फिर खुलती है बार बार। इसके ना ये फ्लैप, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये फ्लैप है, ये इसके गिल आर्चेज हैं। ये चार होती हैं, एक दो तीन और ये नीचे एक है, चार। ये टोटल चार हैं, इसमें भी इस तरफ भी चार ही होती हैं। ये टोटल चार आर्चेज होती हैं और इसके इर्द गिर्द जो है ये फ्लैप है। तो जब ये फ्लैप को मूव करती है तो पानी जो है वो बाहर निकलते हैं। जब उसको रिलैक्स करते हैं, खोलती है फ्लैप को, पानी निकल जाता है। जब जो है वो उसको बंद करती है तो इस तरीके से अल्टरनेट ये फ्लैप बंद होते हैं, खुलते हैं, फ्लैप बंद होते हैं, खुलते हैं। तो इस तरीके से भी पानी जो है इसकी बॉडी के अंदर मूव करता रहता है कंटिन्यूसली, इसकी बक्कल कैविटी को और फेरेंक्स को वॉश करता रहता है और इसके बाद निकल जाता है। ईसोफेगस में नहीं जाता, ईसोफेगस में सिर्फ जो है वो फूड जाएगा। और ये तीसरा मैकेनिज्म, ठीक है। और इसके बाद चौथा मैकेनिज्म है कि इसके अंदर जो है अलास्मो ब्रांच के अंदर जो है स्पाइरकल्स भी होते हैं। स्पाइरकल्स क्या होते हैं कि जस्ट आईज की बैक साइड के ऊपर ये देखिए आपको सुराख नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए शार्क्स में, बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म है इनमें, वेल्स में ये ऐसे जो है स्पाइरकल्स होते हैं। स्पाइरकल्स क्या होते हैं, ये स्पाइरकल्स के थ्रू जो है ये जब पानी में जाते हैं तो ये स्पाइरकल बंद हो जाते हैं और जब ये सरफेस पे आती है तो ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब होकर इसके अंदर हवा इसके थ्रू जाती है। तो इस तरीके से वेल भी यही काम करती है कि ये क्या करते हैं कि ये काफी देर तक, घंटा 2 घंटे तक, 2-1 घंटे तक ये है वेल जो है वो बिलो द वाटर रह सकते, उस दौरान ये बंद होते हैं। मगर जब यही ऑक्सीजन, जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये सरफेस पे आती है। तो आपने देखा होगा शावर से जैसे कोई धमाका से नहीं निकलता तो पानी वो बाहर निकलता है, ठीक है, और हवा बाहर निकल रही होती है और वो अक्सर डी ऑक्सीजनेटेड एयर होती है। और ऑक्सीजनेटेड एयर फिर जो है वो उसमें क्या होता है कि वो अब्जॉर्ब हो जाती है
अंदर एंटर हो जाती है और फिर ये बंद कर देते हैं, फिर ये नीचे चले जाते हैं। उस ऑक्सीजन को जो ट्रैप हुई है वो उसको यूज करते रहे। ये ज्यादातर प्लेजिक प्रीडेटर हैं जो कि जिन्हें हर वक्त स्विम करना पड़ता है, जैसे शार्क्स और वेल्स का, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका। तो ये 4 मैकेनिज्म है, मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म, रैम वेंटिलेशन, पंपिंग मैकेनिज्म यूजिंग एक्सटर्नल फ्लैप, जो कि अभी आपको मैंने बताया, और चौथा मैकेनिज्म है स्पायरल। तो ये 4 मैकेनिज्म हैं रेस्पिरेशन करने के, ऑक्सीजन को, हवा को, पानी के फ्लो को, कंटिन्यूसली पानी इनकी बॉडी में जाता रहे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो जो आपकी मिलर एंड हार्ले वाली जो किताब है उसके ऊपर भी है। ये इस तरीके से, ये देखें इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ये देखेंगे आपको ये सारा फ्लैप है, फ्लैप के ऊपर फ्लैप होता है, फ्लैप के नीचे वाला स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होती है, 4 आर्चेज होती हैं। ये एक आर्च है, ये दूसरी आर्च, इस तरह 4 आर्चेज होती हैं। और एक आर्च पे क्या होता है, मजीद मैंने कहा कि 2 रोज ऑफ गिल फिलामेंट्स होते हैं। ये क्या है, गिल फिलामेंट्स, ये लंबे लंबे नजर आ रहे हैं। और ये एक आर्च में 2 रोज होती हैं, एक आर्च में 2 रोज होती हैं। और फिर आगे ये 2 रोज किस चीज से बनी हुई है, मजीद ये गिल फिलामेंट किस चीज से बने हुए, लैमिला से। ठीक है, और एक लैमिला की शक्ल आपको इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है, और अब इसमें देखें वाटर इस तरीके से मूव कर रहा है, और ये देखें डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड बना रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड बना रहा है। तो ये अल्टरनेट क्रॉस अपोजिट मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट हो रही है दोनों की, कि पानी दूसरी सिमत में जा रहा है, ब्लड दूसरी सिमत में है, क्या है कि वो उसी जो लमीला के अंदर, मगर लमीला के अंदर ये देखें कि जो वेन्स आ रही हैं, आर्टरी आ रही है, ये आगे मजीद इधर कैपिलरी बेड बनाती है। क्या बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क या कैपिलरी बेड बनाती है। यानी कि ज्यादा ये कैपिलरी बेड क्या करता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है जो पानी के अंदर अब्जॉर्ब है वो इजीली इन कैपिलरी बेड के अंदर या कैपिलरी नेटवर्क के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसकी बॉडी के अंदर अब कम है, तो कम होने की वजह से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूज होके दूसरी तरफ चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हर एक, ये क्या है, फ्रेंचियल जो लमीला एक है। इस तरीके से ये एक फिलामेंट्स के अंदर बड़े सारे फिलामेंट्स होते हैं, हर एक जो रोज है ना, एक रोज के अंदर कई सारे फिलामेंट्स होते हैं। ये एक फिलामेंट का थोड़ा सा दिखाया गया है, ये 2 रोज से बने होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है। अब ये देखें, ये इसको भी उन्होंने ऑपोजिट थोड़ा सा इस तरीके से डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि ये देखें जी, ये हाई ऑक्सीजनेटेड पानी है। ठीक है, और ये देखें इस तरफ जो ब्लड है ये हाई ऑक्सीजनेटेड, इस तरीके से जो है ये लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, कि ये जो है वेन्स है, वेन्स के थ्रू इसमें आता है, और अल्टीमेटली ब्लड जो है वो सीधा इन नालियों में मूव करते हैं। ये जो है इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, जबकि जो पानी की मूवमेंट है वो इस तरीके से है। तो जैसे जैसे पानी इन कैपिलरी बेड को क्रॉस करता है, कैपिलरी नेटवर्क को क्रॉस करता है, तो ये देखें पानी का कंटेंट जो है वो कम होता जाता है। मगर ये कंटेंट्स जो है ये काउंटर ऑक्सीजन एक्सचेंज जो ग्रेडियंट है ये एंड तक मेंटेन रहता है। उसकी एग्जांपल जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे। ये देखें, अगर तो हो ये देखें ब्लड पानी इस सिमत में मूव कर रहा है ऑपोजिट सिमत में, और ब्लड ये देखें ऑपोजिट सिमत में मूव कर रहा है। एक्चुअली ये चीज होती है। अब क्या है कि पानी ये देखें जब यहाँ पे 5% था, ठीक है, 5% था, यहाँ से जब ब्लड उस जगह पे उस कैपिलरी बेड में या कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड एंटर हुआ तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन थी, 5% थी। और जब पानी एंटर हुआ तो उस वक्त पानी में कितनी थी, 100% ऑक्सीजन थी। ठीक है, अब 5% है तो क्या होता है कि ब्लड ऐसे मूव करते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल उस कैपिलरी बेड के अंदर क्या होता जाता है, कि ज्यादा होता जाता है। मगर आप यहाँ से चल के यहाँ तक देखिए, हर जगह पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा, इवन के एंड तक, यहाँ तक ये देखें कि ऑक्सीजन के पानी के अंदर ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो 15% रह गई, मगर यहाँ से जो ब्लड एंटर हो रहा है उसमें 5% है। तो स्टिल यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा है। तो ये कंटिन्यूसली
शुरू से लेके एंड तक पानी में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में होती रहती है, अब्जॉर्ब होती रहती है। और अगर ये आप ये सपोज कर लेंगे, अगर ये काउंटर अपोजिट सिमत में इन दोनों की मूवमेंट ना होती, से फॉर एग्जांपल पानी की भी सिमत इस डायरेक्शन में होती और ब्लड की भी डायरेक्शन सेम सिमत में होती, तो क्या होता है कि शुरू में पानी का कंटेंट ज्यादा था, ठीक है, पानी ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा थे और ब्लड के कंटेंट्स कम थे। अब क्या हो गया कि ब्लड में देखें आस्ता आस्ता ये होता जा रहा है। अब एक लेवल वो आएगा जहां पे दोनों में कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी और ब्लड के अंदर बराबर हो जाएगी 50% के अंदर। तो यहाँ से आगे जो है जो मजीद जो है जो डिफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए ये एक इफेक्टिव सिस्टम नहीं हो सकता अगर सपोज करें कि अगर ऐसा हो, मगर ऐसा नहीं है। फिश के अंदर ये काउंटर मूवमेंट होती है ब्लड की, जिसलिए जो है बड़ा इफेक्टिव किस्म का कह लें कि आप उसकी डिफ्यूजन होती है। ये एक और सिस्टम है, ये कंपैरिजन ऑफ काउंटर एंड पैरेलल काउंटर एक्सचेंज, ये आपको दिखाया गया कि एक्सचेंजेस की पैरेलल और काउंटर पैरेलल जो है ये आपको दिखाया गया कि अगर काउंटर पैरेलल हो, काउंटर करंट हो उसका वाटर का और ब्लड का, तो फिर क्या होगा, मीन कि ये ग्रेडियंट है एक एफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द वाटर एंड ब्लड। मगर अगर इस तरीके से इन केस होता कि पैरेलल एक्सचेंज होती पानी के अंदर और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की, तो फिर जो है डेफिनेटली जो है ये एक इफेक्टिव सिस्टम ना होता, यानी कि ऑक्सीजन इतनी ज्यादा ना मूव करके आ सकती। तो इसलिए जो है ये कह लेंगे इसकी एडेप्टेशन है। इसके बाद आगे जी हमारे स्विम ब्लैडर एंड लंग्स, ठीक है। तो हम जब स्विम ब्लैडर और उसकी बात करते हैं तो ये इसके अंदर एडेप्टेशन क्या है फिश के अंदर, तो ये आपके देख लें कि ये ऐसी फिशेस हैं जो जिनके अंदर जो है ये देखें इसोफेगस है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, या देखें माउथ कैविटी, बकल, फेरिंक्स, फिर इसोफेगस, और इसोफेगस के साथ ये देखें न्यूमेटिक सैक्स हैं, ठीक है, न्यूमेटिक सैक्स हैं। अब ये जो है आप अगर देखें तो ये आगे गट है, तो क्या होता है कि जो गैसेस या जो ऑक्सीजन या जो गैसेस जो हैं इसोफेगस में आ जाती हैं वो आगे जो है न्यूमेटिक डक्ट के थ्रू जो है न्यूमेटिक सैक्स में जो है, ये आपने पढ़ा है, ये जो फिशेस के अंदर आ जाती हैं। तो ये ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर जो है हम कह लें कि ये इसोफेगस की एक ग्रोथ है, ये ना न्यूमेटिक सैक्स जो हैं ये उसी की एक ग्रोथ है। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये जो ऐसी फिशेज हैं जो कई सारी फिशेज के अंदर अडेप्टेशन है, ये देखें इसी के आगे अडेप्टेशन देखें, ये एक्चुअली स्विम ब्लैडर की अडेप्टेशन दिखाई दी। ये टेट्राबोर्ड में देखें ये जो न्यूमेटिक सैक्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो गई एक्चुअली लंग्स में, जस्ट लाइक आप अपनी बॉडी में देखी ना, तो आपकी इसोफेगस से आगे ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस ये शुरू होकर अल्टीमेटली आपके ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जबकि आप ये स्टर्जन और मैनी टेलियोस्ट के अंदर देखें तो ये क्या होता है कि ये यहाँ से ये जो न्यूमेटिक सैक्स हैं ये किस में कन्वर्ट होगी, स्विम ब्लैडर में। और स्विम ब्लैडर क्या करते हैं फिश के अंदर, इसका क्या काम है, या आपने पढ़ा है कि स्विम ब्लैडर जो है इसको तैरने में हेल्प आउट करते हैं फिशेस को, कि फिश ना भी मूव कर रही हो तो ये डूबती नहीं है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो इलास्मो ब्रांच थे शार्क्स वगैरह, ठीक है, उनके अंदर आपने हैग फिशेस उनको कंटिन्यूसली मूव करना पड़ता है और उनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है, अगर वो मूव ना करें तो वो सिंक कर जाते हैं। इसी के हिसाब से ये लंग फिशेस जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि ये जो स्विम ब्लैडर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी लंग्स में इससे कन्वर्ट हो जाता है। मगर जो मोस्ट टेलियोस्ट है, मोस्ट टेलियोस्ट का क्या मतलब है कि ये न्यूमेटिक डक्ट नहीं होती बल्कि क्या होता है कि ये गट के थ्रू और न्यूमेटिक सैक्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि जो ऑक्सीजन या गैसेस हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से न्यूमेटिक सैक में नहीं आती, बल्कि क्या होता है कि ब्लड में जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं वो जो हैं इस सैक्स के अंदर, इस स्विम ब्लैडर के अंदर आती हैं और बाद में से यहाँ से दूसरी तरफ से निकल भी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये एवोल्यूशन है फिशेस की। तो ये टेलियोस्ट और नॉन टेलियोस्ट के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि आप इसमें देखें कि ये एक है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है
कि ये ब्लैडर की दो किस्में हैं, स्विम ब्लैडर की दो किस्में। एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन के मतलब जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट के मुख्तलिफ नजरियात हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव ये करते हैं कि जो लंग्स हैं वो पहले इवॉल्व हुए, ठीक है, लंग्स जो हैं वो पहले इवॉल्व हुए और स्विम ब्लैडर जो है ये बाद की अडेप्टेशन है फिश की, ऑर्गेनिज्म की, कि ये लंग्स के बाद जो है ये इनके अंदर इवॉल्व हुए फिशेस के अंदर। और फिशेस के अंदर जो है अब हम अगली बात करते हैं कि जो हम बात ये करें कि अगर अच्छा जी अब जो फिशेस अपनी स्विम ब्लैडर की हमने बात कर ली कि स्विम ब्लैडर जो है जो नॉन टेलियोस्ट फिश हैं, जो टेलियोस्ट ट्रू फिशेस नहीं है, जो नॉन टेलियोस्ट फिश जो हम दो क्लासेस में रखा था कि जो नॉन टेलियोस्ट फिश हैं उसके अंदर हमने कहा कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो न्यूमेटिक सैक के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, और उसको एक जो है कह रहे हैं कि एक डक्ट है जिसको हम न्यूमेटिक डक्ट कहते हैं, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ईसोफेगस को और न्यूमेटिक सैक को आपस में जोड़ती है। मगर हम जो ट्रू टेलियोस्ट हैं उसमें हम कहते हैं कि जी जो स्विम ब्लैडर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ईसोफेगस के साथ, बल्कि क्या होता है कि जो ब्लड है वो अपनी जो उसके अंदर जो अब्जॉर्ब्ड गैसेस होती हैं वो सिक्रीट करता है एक तरफ से उसमें स्विम ब्लैडर में, और दूसरी तरफ से वो फिर से वो ब्लड में शामिल हो जाती है। इस तरीके से जो है स्विम ब्लैडर में जो गैसेज हैं वो सर्कुलेट करती रहती है। अगला हमारा यहाँ पे आप देखें तो ये आज का दूसरा अगला टॉपिक है, 4 वेज एंड बायो एंड सी रेगुलेशन, यानी कि जो तैरती हैं फिशेस, स्विम करती हैं, तो स्विम करने में कौन सी चीज उसे हेल्प करती है, या कौन से ऐसा मैकेनिज्म है या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ये है कि ये स्विम करती है फिशेस। उसमें से सबसे पहले जो है उसकी जो पहली अडेप्टेशन है या पहला तरीका है या पहला मेथड है वो इनकॉर्पोरेटिंग लो डेंसिटी ऑर्गेनिज्म इनटू टिश्यू, कि ये क्या करती हैं कि फिशेस अपने बॉडी के अंदर, अपने टिश्यू के अंदर, स्पेशली लिवर के अंदर वो क्या करती है कि बायो एंड ऑयल सैचुरेटेड उससे सैचुरेट कर लेती है, यानी कि अपने लिवर के अंदर ऐसे ऑयल को जमा कर लेती है जो कि जिसकी डेंसिटी पानी की निस्बत कम होती है। यानी कि सबसे पहला तरीका यह फिश के तैरने का वो ये है कि ये अपने बॉडी टिश्यू के अंदर ऐसे ऑयल को जमा कर लेते हैं, ऐसे ऑयल को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जिसकी डेंसिटी पानी की निस्बत कम होगी। और आपको पता है कि जिसकी डेंसिटी पानी की निस्बत कम होगी उसके लिए तैरना पानी में आसान होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये अपने फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्पेशली मैंने पिछले लेक्चर में कल हमने बात की थी कि जो इसके पेक्टोरल फिन होते हैं जैसे शार्क्स वगैरह में या फिशेस के अंदर जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो इंसेक्ट वो पिचिंग में हेल्प आउट करते हैं। पिचिंग क्या होती है? पिचिंग मीन कि जो ऊपर नीचे फिश होती है, ऊपर आती है या नीचे आती है, तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने पेक्टोरल फिन का। और पेक्टोरल फिन जो है इंसेक्ट को एक थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, मीन ऊपर की तरफ उठने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये दूसरी अडेप्टेशन है या दूसरा तरीकाकार है जिसकी वजह से जो फिशेस जो हैं वो पानी में तैरती हैं। तीसरी जो है इसके अंदर अडेप्टेशन या तीसरा तरीका जो है वो रिडक्शन ऑफ हैवी टिश्यू, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर हैवी टिश्यू जो है वो नहीं होते। हैवी टिश्यू क्या होते हैं ये आपने पढ़ा है कि जो हैवी टिश्यूज हैं आपको पता है कि बोन जो है वो हैवी होती है एज कंपेयर टू कार्टिलेजिनस बोन। जो कार्टिलेजिनस होती है ना, तो ये आपने पढ़ा है शार्क्स, वेल, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनिज्म है, मैमल है समझ लें पूरे किस्म के, मगर हैं तो फिशेज। तो ये क्या होते हैं इनकी बॉडी के अंदर ट्रू बोन्स नहीं होती। जब बोन्स नहीं होती तो ये जो कार्टिलेजन है ये बोन्स की निस्बत हल्की है, ठीक है, और ये लेस डेंस है, यानी कि इनका वजन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, पानी के मुकाबले में बहुत ज्यादा नहीं है। जब पानी के मुकाबले में हल्का सा ज्यादा है, जब हल्का सा ज्यादा है मतलब तो ये मूव करती रहे ना तो ये डूबती नहीं है, ये सिंक नहीं करती। मगर जब ये मूव नहीं करेंगी तो इसकी मैंने कहा कि इसकी जो कार्टिलेजिनस है, जो इसकी बोन्स हैं, जो कार्टिलेजिनस है कि बोन की तरह की है मगर फ्लेक्सिबल है, इसका स्ट्रक्चर और होता है, तो ये क्या करती है कि ये डूबती नहीं है जब ये मूव करती रहती है। तीसरी जो तरीका या तीसरा जो अडेप्टेशन है वो ये है। चौथा तरीका जो है वो है स्विम ब्लैडर।
और स्विम ब्लैडर मैंने ये कहा कि ये जो नॉन टेलियोस्ट फिश के अंदर नहीं है, तो फिर उनको ये बकाया तरीके अपनाने पड़ते हैं। मगर जो ट्रू टेलियोस्ट फिश हैं उसके अंदर ये जो है ये एक ब्लैडर नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्चुअली ये गैसेस जमा करती हैं। जस्ट लाइक आप जैसे आपने देखा नहीं होगा कि वो लाइफ जैकेट होती है, तो लाइफ जैकेट के अंदर क्या करते हैं हम हवा भरते हैं, एयर भरते हैं और फिर आप उसके ऊपर मूव कर दें, क्योंकि वो हवा लेस डेंस है वाटर की निस्बत, तो वो डूबती नहीं है। वो लाइफ जैकेट आपकी आपको डूबने नहीं देती, आपका वजन भी उठाती है। तो अब जो है ये एक है। अब जो है इसमें हमने कहा कि ब्लैडर तो है, अब ब्लैडर की दो किस्में हैं। ठीक है, ब्लैडर की मैंने कहा दो किस्में हैं, ये आप देखें। ये स्विम ब्लैडर की हम जहां से बात कर रहे हैं, तो अब स्विम ब्लैडर की टाइप्स की बात करें। ये देखिए इस तरह का स्विम ब्लैडर, आप कभी पिछली वाले के पास जाएं तो आप देखेंगे कि उसका सबसे पहले पेट चाक करता है फिश का साइडों से, और चाक करने के बाद उसमें से उसके ऑर्गन, और ये स्पेशली इस तरह का लंबा सारा ब्लैडर जो है उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। क्या करते हैं, उठा के बाहर फेंकते हैं। तो ये जो है आपको नजर आता है। अब जो है ये ब्लैडर जो है दो किस्मों के हैं। एक है फाइटोस्टोमस है तरह के जो है कह लें कि स्विम ब्लैडर है। दूसरे हैं फाइसोकलिस्टस टाइप के जो हैं, जो फाइटोस्टोमस टाइप के। इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये जो पिछला आपको नजर आ रहा है मेन चैम्बर जो है, इसमें और ईसोफेगस के दरमियान में इस तरह की एक डक्ट होती है जो ईसोफेगस को इस चैम्बर के साथ, इस न्यूमेटिक सैक के साथ न्यूमेटिक डक्ट जो है वो जोड़ के रखती है। यानी कि स्विम ब्लैडर को किसके साथ जोड़ती है, ईसोफेगस में, कि जो भी गैस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आएगी, ईसोफेगस में आएगी, वो आगे मूव होके माइग्रेट करके तो वो स्विम ब्लैडर में चली जाएगी। तो इस तरह का अगर स्विम ब्लैडर पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिशेज में, जिन फिशेज में, उसको कहते हैं फाइटोस्टोमस टाइप्स ऑफ स्विम ब्लैडर। दूसरा टाइप्स ऑफ जो अभी मैं पहले बता भी चुका, दूसरा स्विम ब्लैडर ऐसे है कि इसमें क्या होता है कि स्विम ब्लैडर और डाइजेस्टिव ट्रैक या गट के दरमियान में कोई इस तरह की न्यूमेटिक डक्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती है कि इसमें इसमें इस तरह का अगर स्विम ब्लैडर और फाइसोक्लिस्टस टाइप का, तो इसमें क्या हवा किस तरीके से आती है, तो इसमें जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड अपने अंदर पाई जाने वाली गैसेस को एक तरफ से सिक्रीट करता है। ये देखिए सिक्रीट करता है, तो वो किसमें आती है, इसके अंदर। और वो एक मैकेनिज्म की आती है, जो आगे मैकेनिज्म का मैं आगे नाम बताता हूँ कि वो मैकेनिज्म क्या है, और दूसरी तरफ से निकल जाती है, और उस मैकेनिज्म को कहते हैं ओवेल। एक मैकेनिज्म जो एंटर, ये देखिए अब इसकी एक सादा सी तस्वीर दिखाई दी है कि अगर तो डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है और ये स्विम ब्लैडर है, अगर इन दोनों के दरमियान में जो न्यूमेटिक सैक मौजूद है, एक नाली नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि ऑक्सीजन को यहाँ या गैसेस को यहाँ पे भरने का जिम्मेदार है, उसको हम इस तरह के ब्लैडर कहते हैं फाइटोस्टोमस। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक और गैस ब्लैडर या स्विम ब्लैडर के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन आती है या जितनी भी गैसेस आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो ब्लड के थ्रू यहाँ से आते हैं और ब्लड के थ्रू यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरह के को हम फाइसोक्लिस्टस टाइप्स आप कहते हैं। ये आगे ये देखें जी सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये एक सिस्टम है। ये देखें ये ब्लड की दो नालियां, ये एक हार्ट की तरफ जा रही है, ये दूसरी जो है ये ओल्टा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है दो वेन। अब क्या हो रहा है कि एक तरफ से ये देखें लिवर की तरफ भी बात आते हैं, और लिवर से आगे ये गैसेज हैं ये स्विम ब्लैडर में जाती हैं, और स्विम ब्लैडर में जाके ये नालियां कहाँ पे खुलती हैं, गैस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, यानी कि एक तरफ से गैसेज ब्लड में से जो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब गैसेज हैं वो किसके अंदर डिफ्यूज आउट होकर चली जाती है, गैस ब्लैडर में। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेटी मेरा बाय। क्या कहते हैं, रेटी मेरा बाय। इस प्रोसेस के थ्रू गैस इसमें एंटर होती है, जबकि दूसरे प्रोसेस के थ्रू या तो उसके कह लें कि बैक साइड से इसी गैस ब्लैडर से गैस निकल के अगेन उसमें ब्लड में शामिल हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को, इसको कहते हैं ओवेल। क्या कहते हैं, ओवेल। ये दूसरा जो सिस्टम है ये आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए ये स्विम ब्लैडर है,
ठीक है। तो इसमें से बड़ी सारी वेन जो वहां से आती हैं उनमें से एक वेन है, एक वेन दिखाई है, हजारों वेन होती हैं जो कि ब्लड लेके आती हैं इस तरफ। तो ये एक वेन को समझ लें कि जूम करके या सिंगल करके दिखाया हुआ है कि ये देखिए इसके अंदर ये ब्लड मूव कर रहा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी ऑब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ये देखिए इसमें से ब्लड मूव करते हैं, एक वेन है हार्ट। जब मूव करते हैं तो जब इस सरफेस पे ये स्विंग ब्लैडर है और ये गैस ग्लैंड के अंदर ये वेन है, तो यहाँ से डिफ्यूज आउट होकर गैस कहाँ होगी, इसके अंदर चली जाएगी स्विंग ब्लैडर। इसी तरीके से जो है एक तरफ इस प्रोसेस को हम रेटी मीरा बाइल कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब ये देखें जी, आप इसके बाद इसका ये सारा का सारा सिस्टम अभी हमने जो पढ़ा था इसका क्या है, जो डाइजेस्टिव ना रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी अडेप्टेशन है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो कंसिस्ट होता है वो एक कह लें कि ब्रेन पे होता है, ये सारा का सारा इसका ब्रेन है। ठीक है। और ब्रेन के बाद एंड वाला पार्ट जो मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलता है वो सारा उसका क्या होता है, वो उसकी स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड उसकी बॉडी तक जाती है। और उसका वो जो कह लें कि ब्रेन होता कहाँ पे है, ब्रेन उसके हेड के अंदर होता है। ठीक है। ब्रेन उसके हेड में होता है। अब हेड को हम जो है या उस ब्रेन को कह लें तो तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो मुख्तलिफ काम करता है। अच्छा, इसका ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ काम करता है, वो स्मेल भी करता है, वो सिग्नल को भी डिटेक्ट करते हैं, उसमें से कई सारे ऐसे पॉट हैं जो देखने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा होम्योस्टेसिस को कई सारे ऑर्गन हैं जो कंट्रोल करते हैं, कुछ हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, कोई लाइट डिटेक्शन को, कोई सर्केडियन रिदम को, कोई कलर चेंजेस को, कोई स्विमिंग पोजीशन को, कोई बैलेंस को, कुछ मसल कंट्रैक्शन को, कुछ ऑर्गन के फंक्शन को, कुछ रेस्पिरेशन को, कुछ ऑर्गेनिज्म के। तो ये सारे काम होते हैं इसके दिमाग के अंदर। ठीक है, ब्रेन के अंदर। अब इसका ब्रेन जो है, इस ब्रेन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में ब्रेन को डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में। उसमें से सबसे पहला ये ऑल्फैक्टरी ये डक्ट्स हैं, और इसके बाद ये ऑल्फैक्टरी लोब है, और इसके बाद टैलियन सेफेलॉन ये है, और इसके ये ऊपर वाली साइड से, और अगर इसको निचली साइड से देखें तो डाइसेफेलॉन ये आपको नजर आता है। ये ऊपर वाला पार्ट आपको ये ऑल्फैक्टरी डक्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये निचली साइड है, वेंट्रल साइड दिखाई गई, ये ऊपर वाली साइड। और ये ऊपर वाली साइड से देखें तो टैलियन सेफेलॉन, और निचली साइड से देखें तो आपको डाइसेफेलॉन नजर आते हैं। ठीक है। और ये इनके काम क्या क्या है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब और टैलियन सेफेलॉन का देखें तो इनका काम है स्मेल एंड सिग्नल डिटेक्शन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मोस्टली बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लास्मोब्रांच, इनकी स्मेल डिटेक्शन बहुत ज्यादा होती है, जैसे शार्क्स वगैरह हैं। तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म समंदर में मर जाए तो फौरी इन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे है ये स्मेल, उस पानी की मूवमेंट, क्योंकि पानी आपको पता है समंदर का पानी मूव करता रहता है, और मूव करने से क्या होता है कि इनको जल्द स्मेल आ जाती है, पता चल जाता है कि कहाँ पे ऑर्गेनिज्म किल हुआ है। वहां पे सैकड़ों हजारों फिर शार्क्स जो है वो मूव करके वहां पे चल करती है। तो यानी कितनी डेवलप किस्म की होती है। और ये इस इंफॉर्मेशन को कौन से पार्ट, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स, और ऑल्फैक्टरी लोब्स मीन के ये इसके आगे निकल जो है ऑल्फैक्टरी जो डक्ट्स और ट्रैक, और ये इसके सामने वाली साइड पे जो माउथ का सामने वाला नुकीला सा पार्ट नहीं निकला होता ऊपर सा, नोकदार सा पार्ट, उस पार्ट पे ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इसका जो पिछला पार्ट होता है इसको टैलेंट सेफेलॉन, ये दोनों यही काम करते हैं। और इसकी निचली साइड पे आप देखें, इसी की ये देखें, ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डाइसेफेलॉन। और डाइसेफेलॉन क्या करता है काम, कि होम्योस्टैसिस जो कि साल्ट का और सोल्यूशन का, सोल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में, प्लस जो है हार्मोन डिफरेंट की जो बॉडी के अंदर हार्मोन है, जो हार्मोन से डिफरेंट काम लेते हैं, तो वो हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग का ये पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइसेफेलॉन। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। तो इसके अंदर मेन पार्ट आता है मीजेंसेफेलॉन। ठीक है। कौन सा पार्ट आता है, ऊपर वाली साइड से देखें तो मीजेंसेफेलॉन या ऑप्टिक लोब्स, ये देखें ऊपर से आपको इस तरीके से बड़े बड़े डेले डेले से नजर आ रहे हैं, ये ऊपर ले आपको देखें। ठीक है। और इसी को ये टैलेंसेफेलॉन है ना, ये टैलेंसेफेलॉन इसमें फिशेस के अंदर इसका नाम होता है टैलेंसेफेलॉन। मगर इसी को अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म में इसका नाम लें
तो इसको हम या इंसानों में नाम है, या जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें इसी को टेलेंसेफेलॉन को सेरिबरम भी कहते हैं। ठीक है, आप टेलेंसेफेलॉन कह लें, सेरिबरम कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये लोब नजर आ रहे हैं, ऑप्टिक लोब। तो ऑप्टिक लोब क्या करते हैं कि ऑप्टिक लोब में एक्चुअली साइट को देखने में, देखने की सेंस में तो उसको हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसी फिशेज जो देख के अपनी आई साइट का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं, तो उनका फिर ये दिमाग का पार्ट जो है ज्यादा काम करते हैं। इसके बाद आता है मैटिन मैटिनसेफेलॉन। ये पिछला हाइंड ब्रेन के दो पार्ट है, मैटिनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। तो मैटिनसेफेलॉन जो है ये आप देखें तो इसको जो हम पिछले पार्ट को हम कह लें कि सेरिबलम भी कहते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में, फिशेज में इसको मैटिनसेफेलॉन कहते हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म में इसको हम सेरिबलम 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 भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये एक्चुअली जो उसकी स्विमिंग पोजीशन है, जो बॉडी पोजीशन है, उसकी स्विमिंग पोजीशन है, उसको मेंटेन करता है, प्लस फिश को बैलेंस रखने में हेल्प आउट करता है। तो ये इसका काम है, जो उसके काम है। ये आपकी, मैंने ये साइडों पे लिख ली आपकी बुक में ना, ये आप जब पढ़ेंगे तो फिर यही चीजें लिखी हुई हैं, मगर ये है कि यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट निकाल के यहाँ उसके साथ ही लिख दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है, मगर साथ में फंक्शन नहीं लिखे हुए, मैंने यहाँ पे खुद से फंक्शन भी लिखी है। माइलेंसेफेलॉन, इसको हायर ऑर्गेनिज्म में इसका पिछले जो पिछला पार्ट होता है दिमाग का सबसे बैकवर्ड है, जैसे इंसानों में भी है। इसको, या ये आपको जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इसको जो है माइलेंसेफेलॉन या हायर ऑर्गेनिज्म में से मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है कि इसके जो डिफरेंट मसल्स हैं उसको कंट्रोल करने में, ऑर्गन के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करते हैं उसको कंट्रोल करने में, रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करने में, और ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने में ये वाला दिमाग का पार्ट काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पार्ट यहाँ पे दिखाया गया, छोटा सा पार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो टेलेंसेफेलॉन होता है इसकी निचली साइड पे, ये देखें जो डाइसेफेलॉन के साथ ही आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये छोटा सा पार्ट, इसको कहते हैं पिनियल ग्लैंड, या आपकी बुक में लिखा है पिनियल बॉडी। ठीक है, ये पिनियल बॉडी क्या काम करता है, ये एक्चुअली लाइट को डिटेक्ट करने में या डिफरेंट कलर को में डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा सर्केडियन रिदम में कि किस वक्त रात है, रात कब हो रही है, दिन कब हो गया, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनके साथ में ये काम लिखे हुए हैं। तो आप ऐसे याद कर लें, बुक से याद कर लें, दोनों में बात एक ही है। ठीक है, ये सिर्फ ये है कि मैंने तस्वीरें ऐड कर दी साथ में। तो ये इसका रेस्पिरेशन सिस्टम है और इसके थोड़े डिफरेंट से फंक्शन है, और आगे हम इंशाल्लाह इसके इलेक्ट्रो रिसेप्शंस या इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्विक सा आप क्वेश्चन पूछ लें,